वर्मा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हरजीत सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि अपन न्यूट्रिएंट पढ़ रहे थे, न्यूट्रिएंट में अपन ने बेसिक चीज़ें सारी अपन ने देख ली, जिसमें उसका सोर्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स की सोइल में एक्टिविटी क्या है, प्लांट्स में एक्टिविटी क्या है, उसके साथ साथ ही कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के सिम्टम कौन से लीव्स पे शो होते हैं, ये सारी चीज़ों पे अपने डिस्कस कर लिया था। इसके साथ साथ ही अपन ने लॉस ऑफ नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन का लॉस कैसे होता है, मिनरलाइजेशन, एसिमिलेशन, इमोबिलाइजेशन, ये सारी चीज़ों पे अपन अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपन आगे चलते हैं। अब अपन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को अच्छे से पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के या न्यूट्रिएंट के फंक्शन क्या है, डेफिशिएंसी के सिम्टम क्या है, और पर्टिकुलर क्रॉप में कौन से न्यूट्रिएंट की कौन सी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, ये चीज़ें देखेंगे। इसके साथ साथ ही अपन अगर न्यूट्रिएंट एक्सिस अमाउंट में है यानी कि टॉक्सिसिटी है न्यूट्रिएंट की, तो उसका साइड इफेक्ट होता है, उससे कौन कौन सी डिजीज होती है या कौन सा डिसऑर्डर होता है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले प्राइमरी न्यूट्रिएंट से। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मेजर न्यूट्रिएंट आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन में क्या है कि नाइट्रोजन अपन ने पढ़ा कि नाइट्रोजन मेनली सॉइल में अगर नाइट्रोजन का अपन सोर्स देखते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर है। सोर्स क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। इसके साथ साथ ही अगर अपन बात करें इसका इंडिकेटर प्लांट, की अगर अपन बात करें तो इंडिकेटर प्लांट अपन ने पढ़ा था कि ब्रेसिका, केबेज एंड कॉलीफ्लावर, ये प्लांट्स क्या करते हैं, इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले शो करते हैं, इस वजह से इनको अपन इंडिकेटर प्लांट्स बोल देते हैं। इसके साथ ही अगर अपन देखें तो अपने एक चीज लिखी थी कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को मेनली प्लांट्स दो फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, काफी चीजें अपन ने पहले बेसिक में पढ़ ली है और काफी अपन उसको रिवाइज करके दोबारा पढ़ेंगे। तो प्लांट मेनली इसको दो फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। कौन कौन सी फॉर्म में? एब्जॉर्प्शन की अगर अपन बात करें तो एब्जॉर्प्शन मेनली नाइट्रेट एंड अमोनिकल फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। नाइट्रोजन को दो फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। मैक्सिमम अगर प्लांट स्पीसीज की अगर अपन बात करें तो नाइट्रेट की फॉर्म में, यानी कि मैक्सिमम जो क्रॉप्स हैं वो नाइट्रेट की फॉर्म में इसको ऑब्जर्व करती हैं, और कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो इसको अमोनिकल फॉर्म में ऑब्जर्व करती है। जो क्रॉप्स नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में ऑब्जर्व करती है, यानी कि नाइट्रोजन एब्जॉर्ब्ड एज नाइट्रेट फॉर्म और नाइट्रोजन एब्जॉर्ब एज अमोनिकल फॉर्म, जो तो नाइट्रेट फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है उनको तो अपन बोलते हैं नाइट्रोफिलिक। यहां पे लिख देते हैं नॉन एज नाइट्रोफिलिक प्लांट। और जो प्लांट्स नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं वो अमीनोफिलिक। क्या कहलाते हैं वो? अमीनोफिलिक। अगर अपने अमीनोफिलिक प्लांट्स की बात करें तो अमीनोफिलिक प्लांट मेनली क्रॉप्स अपने 3 क्रॉप्स हैं। आरपीएस याद रखना, 3 क्रॉप्स ऐसी हैं जो अमीनोफिलिक हैं। कौन सी है वो? आरपीएस से याद रखना राइस, पी से याद रखना पोटैटो,
और एस से याद रखना शुगर कैन। क्या याद रखना? शुगर कैन। ये मेनली 3 क्रॉप्स ऐसी है जो नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, यानी कि अमीनोफिलिक प्लांट होते हैं ये तीनों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आगे अपन देखते हैं कि नाइट्रोजन के फंक्शन क्या क्या है। क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन के फंक्शन क्या क्या है, यानी कि फंक्शंस ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए, नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन बेसिक कॉन्स्टिट्यूट होता है। क्या होता है? ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूट होता है। इट इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लांट। इसके साथ ही अगर अपन बात करें, इट इज द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल और पोरफायरिन रिंग। देखिए, अगर अपन क्लोरोफिल की संरचना देखते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर देखते हैं, तो कुछ ऐसे होती है। अगर अपन मेन क्लोरोफिल का मेन कॉन्स्टिट्यूट देखें या मेन न्यूट्रिएंट देखें तो मैग्नीशियम होता है, जबकि नाइट्रोजन है ये हेल्प करता है एक क्लोरोफिल के कंप्लीट होने में या क्लोरोफिल बनने में। इस पोरफायरिन रिंग में भी नाइट्रोजन एक कॉन्स्टिट्यूट है, उसके साथ साथ ही क्लोरोफिल का भी पार्ट है नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये चीज हुई। अब क्लोरोफिल अगर बन गया, क्लोरोफिल बनने में अगर नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करेगा। फोटोसिंथेसिस में अगर ये पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि इसने मेन स्ट्रक्चर ही क्लोरोफिल का इसने बनाया है। इसके साथ साथ ही कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच न्यूट्रिएंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल स्ट्रक्चर। तो डायरेक्ट तो है मैग्नीशियम और इनडायरेक्ट है नाइट्रोजन। ठीक है, इसके साथ ही अगर बात करें अपन तो फोटोसिंथेसिस को बढ़ाएगा। तो फोटोसिंथेसिस को अगर ये बढ़ा रहा है तो फोटोसिंथेसिस से क्या होगा? फूड ज्यादा बनेगा। फूड ज्यादा बनेगा तो फूड से क्या होगा? प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट और लिख देते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज हेल्प इन प्लांट फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। या रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, अब देखिए, अगर अपन बात करें, अगर ये वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ा रहा है तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनमें अपन क्या करते हैं? उनका वेजिटेटिव पार्ट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जिनमें अपन क्या करते हैं? उनका वेजिटेटिव पार्ट अपन कंज्यूम करते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें, आपने स्पेनिश देखा होगा। ठीक है, उसके साथ साथ ही अगर अपन फोडर क्रॉप की बात करें, फोडर क्रॉप में अपन क्या करते हैं? पूरा वेजिटेटिव पार्ट कंज्यूम करते हैं। तो जब वेजिटेटिव पार्ट कंज्यूम करते हैं तो वेजिटेटिव पार्ट के लिए ये क्या करेगा? ज्यादा बनाएगा। तो ज्यादा बनेगा तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो यानी कि ये क्वालिटी न्यूट्रिएंट भी होता है। इट इज ए क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स फॉर, इट इज ए क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स फॉर लीफी वेजिटेबल्स, and fodder crops and fodder crops। ठीक है,
ये क्वालिटी न्यूट्रिएंट है वेजिटेटिव जो लीफी वेजिटेबल्स है उनके, और जो फोटोक्रॉप्स है उनमें क्या करता है, क्वालिटी न्यूट्रिएंट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इनमें तो क्वालिटी न्यूट्रिएंट कौन है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विच न्यूट्रिएंट इज नॉन एज क्वालिटी न्यूट्रिएंट फॉर लीफी वेजिटेबल्स एंड फोटोक्रॉप्स, तो क्या आंसर जाएगा, नाइट्रोजन। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है विच न्यूट्रिएंट इज नॉन एज क्वालिटी न्यूट्रिएंट फॉर क्रॉप्स, तो उसमें आंसर जाएगा पोटेशियम, उसमें आंसर क्या जाएगा, पोटेशियम। बढ़ते हैं अगर अपना आगे, तो देखिए अपन ने मिनरलाइजेशन में पढ़ा था कि प्रोटीन से, प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है, अमीनो एसिड्स अमोनिया से बना होता है, अमोनिया से नाइट्रेट बनते हैं, ना। तो यानी कि उसमें भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें भी अगर प्रोटीन और अमीनो एसिड्स की निर्माण अगर फॉर्मेशन में भी देखें तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो नाइट्रोजन उसमें रिस्पॉन्सिबल है। तो एक पॉइंट और आ जाएगा, इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो एसिड्स। तो ये कुछ बेसिक से काम, ये बेसिक से अगर अपन देखें कुछ फंक्शन होते हैं एक नाइट्रोजन के प्लांट में, ठीक है। अगर अपन बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन देखने को मिलता है। कितने परसेंट, 16%। मान लीजिए आपने 100 ग्राम क्या लिया, प्रोटीन लिया और उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो 100 ग्राम प्रोटीन में आपने क्या किया, 16 ग्राम क्या कर नाइट्रोजन कंज्यूम कर लिया। आपको पता नहीं चला लेकिन फिर भी आपने कंज्यूम कर लिया। इसी हिसाब से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटीन देके, प्रोटीन के क्वांटिटी देके आपको नाइट्रोजन पूछ लेते हैं और नाइट्रोजन की क्वांटिटी देके आपको प्रोटीन पूछ लेते हैं। तो अपने को क्या करना है कि अब देखिए 100 में अगर 16 का अपन डिवाइडेशन करते हैं तो 6.25 आता है। क्या आता है, 6.25। तो अगर प्रोटीन परसेंटेज को अपने को क्या करना है, नाइट्रोजन परसेंटेज में चेंज करना है, और नाइट्रोजन परसेंटेज को अगर प्रोटीन में चेंज करना है तो अपने क्या करना है कि डिवाइडेशन कर देना है, कितने से, 6.25 से। अभी देखते हैं इसमें क्या करना है, एक में डिवाइडेशन करना है, एक में मल्टीप्लाई करना है। अगर प्रोटीन परसेंटेज को आपको नाइट्रोजन में चेंज करना है तो इसमें क्या करना है, अपने को डिवाइड कर देना है प्रोटीन परसेंटेज को 6.25 से। और अगर नाइट्रोजन परसेंटेज से अपने को क्या करना है, प्रोटीन में चेंज करना है, तो उसको अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नाइट्रोजन के परसेंटेज को, कितने से, 6.25 से। ठीक है, कई बार इस चीज से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं कि डेफिशिएंसी सिम्टम, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी सिम्टम क्या क्या है। तो चलिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स, तो देखिए डेफिशिएंसी सिम्टम या डेफिशिएंसी जो डिसऑर्डर्स हैं वो अपने इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो सर ओल्ड लीव्स जो होती है वो क्या हो जाती है, क्लोरोसिस हो जाता है, यानी कि ओल्ड लीफ क्लोरोसिस, पहला तो सिम्टम ये आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके साथ साथ ही देखें क्लोरोसिस, वी शेप क्लोरोसिस, कौन सी शेप, वी शेप क्लोरोसिस इन सीरियल्स, वी शेप क्लोरोसिस इन सीरियल्स, ये भी किसकी डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है, ये भी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ही अगर अपन मेनली क्रॉप्स की अगर बात करें तो बटनिंग इन कॉलीफ्लावर, बटनिंग इन कॉलीफ्लावर,
बटनिंग इन कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर में बटनिंग किसकी वजह से होती है? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से। कई बार आप कॉलीफ्लावर लेके आते हैं, व्हाइट कलर की होती है, अच्छे से फुल फिक्स्ड होती हैं, जो उसकी बर्ड्स होती हैं कॉलीफ्लावर की वो अच्छे से फिक्स्ड होती है। मेनली अपन उसको प्रेफरेंस देते हैं, अगर वेजिटेबल लेने भी जाते हैं तो अपन उसको पहले खरीदते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ऑफ सीजन में जब कॉलीफ्लावर आती है तो उसमें क्या होता है कि बटन्स बन जाते हैं, जैसे इसे यहाँ पे एक छोटी सी बटन बना हुआ है, फिर यहाँ पे छोटा सा, यानी कि चिथरी बिथरी सी रहती है, एक अच्छी फिक्स नहीं होती, ठीक है, जिसको अपन नेगलेक्ट ही करते हैं भी हाँ यार इसको नहीं खरीदना। लेकिन ऑफ सीजन में कई बार कॉलीफ्लावर लेके आते हैं तो उसमें अपन ये देखने को मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ये बटन की तरह, जो शर्ट के बटन होते हैं उसकी तरह दिखता है, तो इस वजह से इस डिजीज को क्या बोल देते हैं? बटनिंग इन कॉलीफ्लावर, ठीक है। इसके साथ साथ ही अगर अपन देखें स्टारवेशन डिजीज, स्टारवेशन डिजीज इन क्रॉप्स, क्रॉप्स में अगर बात करें तो क्रॉप्स में स्टारवेशन डिजीज भी किसकी वजह से होती है? यानी कि भूखमरी, तो वो भी नाइट्रोजन की। देखा अभी अपने बात की थी कि नाइट्रोजन मेनली किस चीज को करता है, किस चीज को में पार्टिसिपेट करता है? तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। जब नाइट्रोजन ही नहीं होगा तो वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी, तो क्रॉप क्या हो जाएगी? उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, सूखी दुबली पतली होगी, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? उसको अपन स्टारवेशन बोल देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर अपन बात करें, अब अपन देखते हैं डिजीज ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। डिजीज ड्यू टू टॉक्सिसिटी या एक्सिस ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए इसमें सबसे पहले आता है होलो हर्ट इन कॉलीफ्लावर, होलो हर्ट या होलो स्टेम, सॉरी होलो स्टेम इन कॉलीफ्लावर, क्या आएगा? होलो स्टेम इन कॉलीफ्लावर। क्या होता है कि जैसे कॉलीफ्लावर होता है ऐसे, ठीक है, ये इसका स्टेम होता है जहां से अपन इसको तोड़ते हैं। कई बार क्या होता है जब नाइट्रोजन की एक्सीस अमाउंट हो जाती है तो इसमें क्या है कि ये अंदर से खोखला हो जाता है, ऐसे ये अंदर से खोखला हो जाता है, इसको अपन क्या बोल देते हैं? होलो स्टेम, ठीक है। होलो का मतलब क्या होता है? खोखला, ठीक है, होलो स्टेम। इसके साथ साथ अगर अपन बात करें, ये बोरोन की होलो स्टेम है जो ये बोरोन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, यानी कि बोरोन की डेफिशिएंसी से भी कई बार ये रोग, ये डिजीज देखने को मिलती है। आगे चलते हैं तो होलो हर्ट इन पोटैटो, होलो हर्ट इन पोटैटो, ठीक है। इन सारी क्रॉप्स की जो सारे न्यूट्रिएंट्स की जितनी भी डिजीज है, जो अपनी जनरल शीट है, जो अपन को पेड कोर्स है ना एप्लीकेशन पे, उसमें आपने को एक जनरल शीट देखने को मिलेगी। उस शीट में आपको ये सारी डिजीज की एक ट्रिक और एक शॉर्ट टेबल मिलेगी जिसमें सारी डिजीज को एक जगह पे स्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, तो कि आपको बार बार उसका रिवाइज करके उसको जल्दी से आपको याद हो जाए, ठीक है। तो आप उसको लगातार पढ़ते रहिए ताकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छे से नंबर गेन कर पाए, ठीक है। होलो स्टेम इन होलो हर्ट इन पोटैटो और होलो स्टेम इन कॉलीफ्लावर, ये नाइट्रोजन की एक्सीस अमाउंट हो जाती है, इस वजह से होता है। एक नोट लगा के लिख लीजिए, ब्लैक हर्ट इन पोटैटो, ब्लैक हर्ट इन पोटैटो ये किसकी वजह से होता है? ये स्टोर्ड एट लो ऑक्सीजन, जब पोटैटो का लो ऑक्सीजन पर स्टोर कर दिया जाता है तो उस वजह से पोटैटो का अंदर क्या होता है? काला हो जाता है। कई बार अपन सब्जी काटते हैं तो पोटैटो अंदर से काला देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? ब्लैक हर्ट होता है, किसकी वजह से होता है? वो जब लो
अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पे स्टोर कर दिया जाता है ना पोटैटो को, तब अपने को वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन की अपन ने टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी से जो डिजीज हो रही थी वो अपन ने देख ली है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन के फंक्शन क्या है। अपन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूट्रिएंट पे। कौन सा? सेकंड, फोस्फोरस यानी कि पी। फोस्फोरस की अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा था कि फोस्फोरस मेनली सोइल में 3 फॉर्म में देखने को मिलता है, H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस 2 और PO4 माइनस 3। ठीक है, ये देखिए बेटा अलग अलग पीएच पे ये अलग अलग रूप फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर अपन बात करें H2PO4 यानी कि इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, तो अपन ने पीएच में पढ़ा कि जब भी हाइड्रोजन की कंसंट्रेट बढ़ती है तो क्या हो जाता है कि वो लो पीएच हो जाएगा, यानी कि एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो सेम कंडीशन अगर अपन बात करते हैं कि H2PO4 की अगर अपन बात करें तो H2PO4 क्या होगा कि अगर लो पीएच होगा और हाइड्रोजन आयंस की जो प्रेजेंस है वो बढ़ जाएगी तो लो पीएच हो जाएगा। तो उसी कंडीशन पे क्या होता है कि अपने को H2PO4 माइनस देखने को मिलता है। और अगर अपन बात करें HPO4 माइनस 2, ये थोड़ा सा बेसिक पीएच पे देखने को मिलता है और हाईली बेसिक पीएच पे अपने को PO4 माइनस 3 देखने को मिलता है। देखिए इसकी अपने एक स्केल बनाते हैं। तो यहां पे अपन 7.2 पीएच लिख देते हैं। 7.2 पीएच पे H2PO4 माइनस ये इसकी कंसंट्रेशन, मॉडरेट वैल्यू, जो मॉडरेट ब्रैकेट होता है वो किसको शो करता है? वो कंसंट्रेट को शो करता है। ठीक है, इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है 7.2 पीएच पे। 7.2 से आप 6.4 की तरफ आओगे तो H2PO4 माइनस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और 7.2 पीएच से 7.9 पीएच पे अगर अपन जाओगे तो यहाँ पे H2PO4 माइनस 2, सॉरी HPO4 माइनस 2। HPO4 माइनस 2 की सांद्रता कहां पे बढ़ेगी, यानी कि कंसंट्रेशन कहां पे बढ़ेगी? तो वो 7.2 पीएच पर बढ़ेगी। इसकी कंसंट्रेशन 7.2 पीएच तक बढ़ेगी और इसकी कंसंट्रेशन 6.4 पीएच तक बढ़ेगी। ठीक है, 7.2 पीएच पे H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस 2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अगर अपन बात करें मोर देन 8.5 पीएच या 8 पीएच की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे PO4 माइनस 3 देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसकी एक अवेलेबिलिटी होगी, यानी कि सोइल में कितने पीएच पे फास्फोरस अवेलेबल होगा, तो ये अपन ने देख लिया है। बढ़ते हैं आगे, तो और भी अपन ने चीजें देखी थी कि इसका इंडिकेटर प्लांट कौन होता है? तो सर इसका इंडिकेटर प्लांट होता है ब्रेसिका, यहां जिसको अपन बोल देते हैं मस्टर्ड। क्या बोल देते हैं? मस्टर्ड। ठीक है, इसके साथ साथ ही अगर अपन बात करें तो इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, बात कर लेते हैं। अब इसके फंक्शंस के सोर्स वगैरह आपको पहले की क्लासों में अच्छे से करवा दिए गए हैं। ठीक है, फंक्शंस की अगर अपन बात करें, फंक्शंस ऑफ फास्फोरस, बेटे समझने का तभी मजा आएगा जब आप पहले क्लास से अच्छे से इसको देखोगे, अच्छे से याद करोगे। ठीक है, ताकि आगे आपको वो चीजें रिलेटेड उससे समझ में आए। न्यूट्रिएंट एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और हर तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। स्टेशन रीजन के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मैच द कॉलम। ठीक है, मैच द कॉलम के, डिजीज, सोर्स, इंडिकेटर प्लांट,
कितने पीएच पे देखने को मिलता है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कौन कौन से न्यूट्रिएंट में होता है, सिनर्जेटिक इफेक्ट कौन कौन से न्यूट्रिएंट में होता है, जिसमें डिस्कस करेंगे अभी अपना ना। तो वो सारे क्वेश्चन बनते हैं, फंक्शन क्या है, डेफिशिएंसी क्या है, टॉक्सिसिटी से कौन सी डिजीज होती है। तो इन सब का मजा आएगा जब आप इस क्लास को पहली क्लास से लेके, इस टॉपिक की पहली क्लास से लेके जब आप लास्ट तक आप अच्छे से देखोगे, अच्छे से नोट्स बना के इनको पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तो सारी चीजें याद आएगी। बिल्कुल सिंपल तरीके में अपन चल रहे हैं। अपन बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन अपन ने कहा था कि जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन जब होता है तो उसमें एक सीमेंट बनता है, यानी कि जो दो सेल को जोड़ के रखता है, जिसको कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट बोलते हैं। पेक्टेट यानी कि फॉस्फोरस, तो यानी कि पेक्टेट किससे बनता है, फॉस्फोरस। तो अपन कह सकते हैं इट इज पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन। इसके साथ साथ ही it is responsible for root development, it is responsible for root development। इसके साथ ही अगर अपन बात करें, देखो बेटा, अगर रूट डेवलपमेंट होगा तो प्लांट क्या है, वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। अगर रूट ज्यादा डेवलपमेंट होगी तो प्लांट न्यूट्रिएंट हो गया, वाटर हो गया, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। जब प्लांट न्यूट्रिएंट और वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्लांट ड्रोट कंडीशन के टॉलरेंट हो जाता है, यानी कि रेसिस्टेंट हो जाता है। बट ये क्या है कि इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या है, स्टोमेटा को बंद करना या स्टोमेटा को ओपन करना। इनडायरेक्ट क्या है कि आप पानी उसको इतना दे रहे हो कि ड्रोट कंडीशन बनी नहीं रही है, ठीक है। तो it is indirectly, it is responsible to plant indirectly drought tolerant या drought resistant, ठीक है। ये क्या करता है, इनडायरेक्टली रेसिस्टेंट करता है किसको, प्लांट्स को। आगे चलते हैं। इट इज नोन एज की ऑफ लाइफ, की ऑफ लाइफ, की ऑफ प्लांट लाइफ, की ऑफ प्लांट लाइफ। ये क्या करता है, की ऑफ प्लांट लाइफ। इसको क्यों बोला जाता है, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो, अगर किसी भी अगर लाइफ की अगर बात करें तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी लाइफ के लिए। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा डीएनए आरएनए में पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। पॉलीपेप्टाइड चेन किससे बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है फास्फोरस से, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और उसमें हाँ फास्फोरस उनको जोड़े रखता है, ठीक है। तो इस वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है फास्फोरस। तो इस वजह से इसको की ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, बिकॉज इट इज ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल कौन कौन, डीएनए आरएनए। आगे चलते हैं, आगे चलें तो बात करते हैं, इसको एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी। It is also known as energy currency,
ड्यू टू it is participate या it is responsible, it is ATP responsible, it is responsible for ATP and ADP formation. एटीपी और एडीपी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कौन करता है? फास्फोरस करता है। एडिनो डाइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट आ गया तो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस है तो बेटा इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी बोला जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और इसके साथ साथ ही एटीपी और एडीपी क्या करते हैं? एनर्जी ट्रांसफर का काम करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है। आगे चले हैं तो डेफिशिएंसी फंक्शन, डेफिशिएंसी सिम्टम की बात करते हैं। तो डेफिशिएंसी सिम्टम इसके कहां पे दिखाई देते हैं? शोड ऑन ओड लीव्स। कहां पे? ओड लीव्स पे। ठीक है, क्यों होता है? क्या दिखता है इसमें? तो देखो बेटा, जब फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फास्फोरस की डेफिशिएंसी में क्या होता है कि लीव्स से पर्पल कलर की हो जाती है। क्या? लीव्स पर्पल कलर की हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि फास्फोरस है ना, ये अपने क्या कहा कि एनर्जी ट्रांसफर का काम करता है। इसके साथ साथ ही ट्रांसफर के साथ साथ ये क्या करता है? एंथोसाइनिन का भी ट्रांसफर करता है। एंथोसाइनिन का ट्रांसफर करेगा। फास्फोरस की कमी होगी तो एंथोसाइनिन क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक जगह पे स्टोर होना या एक्यूमुलेशन होना उसका स्टार्ट हो जाएगा। जब वो ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो लीव्स कौन से कलर की हो जाती है? पर्पल कलर की। लीव्स बिकम पर्पल colored due to accumulation of एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन पिगमेंट। देखो ये पिगमेंट एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है जो पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस वजह से जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है फास्फोरस की तो क्या होता है कि इसका एक्यूमुलेशन हो जाता है और ये अपने को लीफ बैंगनी कलर की या पर्पल कलर की देखने को मिलती है। सीरियल्स में एक सिकल लीफ नाम की डिजीज होती है। सिकल लीफ इन सीरियल्स। लीफ है जो सिकल की तरह हो जाती है, दराती के आकार की शेप की हो जाती है इन सीरियल्स में। तो इस वजह से इनको अपन इसको क्या बोलते थे? सिकल लीफ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कि फास्फोरस की टॉक्सिसिटी नहीं होती, बस एक चीज होती है कि फास्फोरस की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, फास्फोरस की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा, तो जिंक, आयरन, मैग्नीज इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर इसकी ये एक्सिस माउंट में होगा तो इनकी डेफिशिएंसी कंफर्म है। क्या होता है कि आपने जिंक फॉस्फेट, आयरन फॉस्फेट, कॉपर फॉस्फेट ये चीजें पढ़ी होगी। ठीक है, तो जिंक ये क्या होता है कि जब फास्फोरस की सॉइल में कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो जिंक फॉस्फेट या जिंक फॉस्फाइड, आयरन फॉस्फेट या आयरन फॉस्फाइड बन जाता है। उससे क्या होगा कि जो ये इमोबाइल हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, इमोबाइल हो जाएगा। उससे फास्फोरस की फिर क्या हो जाएगी, फास्फोरस की भी डेफिशिएंसी होगी और उनकी भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की ओर। तो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट अपने पास आता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में अगर बात करें तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में आता है पोटेशियम। कौन सा, पोटेशियम। पोटेशियम की अगर अपन बात करें तो पोटेशियम अपने कहा था कि किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, तो एब्जॉर्ब्ड एज K+, किस फॉर्म में, K+ के फॉर्म में। ठीक है, इसके साथ ही अगर अपन बात करें K+ फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। इसका सोर्स क्या आता है सॉइल में, तो सोर्स अपने पढ़ा था फेल्डस्पार एंड माइका, फेल्डस्पार एंड माइका। ठीक है, फेल्डस्पार और माइका क्या होते हैं, इसके सोर्स होते हैं सॉइल में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो पोटेशियम क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर का अगर बनेगा तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और ये जो सेल शेप होता है, सेल शेप यानी कि जो साइटोप्लाज्म अपन जिसको बोल देते हैं, उसमें क्या होता है कि पोटेशियम देखने को मिलता है, बट ये ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। It does not participate in any organic matter formation। ठीक है, अब अगर अपन आगे चले तो फंक्शंस देखते हैं। क्या देखते हैं, फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ पोटेशियम। ठीक है, तो देखो बेटा क्या होता है कि अभी अपन ने पढ़ा था कि जो फास्फोरस था वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा था, ड्रॉट रेसिस्टेंट बना रहा था क्रॉप को। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये डायरेक्टली रेसिस्टेंट बनाता है। कैसे, इट इज हेल्पिंग इन स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस। ठीक है, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेस में क्या है कि ये डायरेक्ट हेल्प करता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल for direct drought resistance and tolerance। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज और ओपन कर देगा। इसके साथ साथ ही
ये क्या करता है कि डिजीज और पेस्ट रेसिस्टेंट भी बनाता है क्रॉप को। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज एंड पेस्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, इसके साथ ही अगर अपन बात करें, अभी अपन ने कहा था कि लीफी और फोडर क्रॉप्स के लिए क्वालिटी न्यूट्रिएंट कौन होता है? नाइट्रोजन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है। इट इज ए क्वालिटी। बाकी क्रॉप्स के लिए कौन है? पोटेशियम। इट इज ए क्वालिटी न्यूट्रिएंट फॉर क्रॉप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या करता है कि स्टोमेटा एंड ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? इट इज नोन एज ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ प्लांट। जिस ही गेट पे गार्ड बैठा रहता है जो अंदर आने जाने वाले साधनों को कंट्रोल करता है, एक ट्रैफिक में एक पुलिसमैन कंट्रोल करता है, वैसे प्लांट में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है या जो भी स्टोमेटा ओपन एंड क्लोजिंग होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको करता है पोटेशियम। इसी वजह से इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ प्लांट। ठीक है, और इसके साथ साथ ही बेटा ये क्या करता है कि एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो ये 60 से ज्यादा एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग more than 60 enzymes। ठीक है, ये हुआ। तो ये सारे ही फंक्शंस क्या हुए? पोटेशियम के लगभग कंप्लीट हुए। हाँ, इसके साथ साथ ही एक दो चीजें और है कि इसको हिडन हंगर के नाम से भी जाना जाता है। पोटेशियम को हिडन हंगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम की अगर अपन डेफिशिएंसी देखते हैं तो डेफिशिएंसी में क्या होता है कि जो लीफ एजेज होती है, लीफ के किनारे हैं, वो क्या होता है कि वो इसमें स्कॉर्चिंग हो जाती है या ऐसे फायर फ्लेम की तरह जले हुए दिखाई देते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है जो टेम्परेट क्रॉप्स होती है, जो लोअर टेम्परेचर वाले एरिया में होती है, वहां पे क्या होता है कि वहां पे जो क्रॉप्स हैं वो क्रॉप क्या करती है कि ये सिम्टम शो ही नहीं करती, क्योंकि वहां पे क्या है? टेम्परेचर काफी कम होता है। इस वजह से इसको हिडन हंगर के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज it does not showing deficiency symptoms। इसके साथ साथ इसको लग्जरी कंजप्शन न्यूट्रिएंट के नाम से भी जाना जाता है।
इट इज नोन एज luxury consuming nutrient in especially starchy crop like banana, पोटैटो एक्सेट्रा। देखो बेटा क्या होता है कि स्टार्ची क्रॉप होती है ना, ये इसका पोटेशियम का ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, बट उसमें कोई भी डेफिशिएंट, उसमें फिर भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, यानी कि कोई टॉक्सिसिटी देखने को नहीं मिलती। इस वजह से इसको लग्जरी कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट भी बोला जाता है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें डेफिशिएंसी सिम्टम की, डेफिशिएंसी सिम्टम्स की अगर अपन बात करें तो डेफिशिएंसी में क्या होता है कि लीव्स बर्न एट एजेज, इसके साथ साथ ही स्कॉर्चिंग सोवन इन लीव्स। ठीक है, ये इसके डेफिशिएंसी के सिम्टम। टॉक्सिसिटी से इससे कोई सिम्टम शो नहीं होता, इस वजह से इसको लग्जरी कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट भी बोला जाता है या लग्जरी कंजप्टिव न्यूट्रिएंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये अपने प्राइमरी न्यूट्रिएंट के जितनी भी डेफिशिएंसी थी या जितने भी उनकी टॉक्सिसिटी, जो उनके फंक्शन के काम फंक्शन थे, क्या क्या फंक्शन है, वो अपन ने आज देख लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सेकेंडरी और माइनर न्यूट्रिएंट्स। थैंक यू।